हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा थी और जनसभा में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी सिर्फ आलोचना ही हो रही है। वो बयान उनके प्रधानमंत्री के कद, उस पद के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं था। उस बयान ने इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को तुच्छ बताने की भरपूर कोशिश की गई। उस बयान के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि काम करने से भी कोई आदमी छोटा या बड़ा हो सकता है। जो काम अगर छोटा है तो आप उसे गिरी हुई नजर से देख सकते हैं, आप उस पर तंज कस सकते हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री के पिछले 10 सालों के ही बयानों को अगर हम देखें तो चुनावी मंच हो या फिर संसद भवन, उनके बयान और उसका स्तर, इस पर एक लंबी चर्चा, एक लंबी बहस सोशल मीडिया पर भी हुई और सदन के भीतर भी हुई। प्रधानमंत्री के पद और उसकी गरिमा के अनुरूप किस तरह के बयान होने चाहिए, यह भी एक बहुत गंभीर मुद्दा पिछले 10 सालों में बनकर खड़ा हुआ है। दरअसल वक्फ के मुद्दे पर मौजूदा सरकार अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी बताने की कोशिश कर रही है और ये बताते बताते वो विपक्ष को मुस्लिम विरोधी बताने में जुट गई है, जबकि ये दृष्टिकोण बीजेपी की राजनीति से मेल नहीं खाता है। बीजेपी की राजनीति से ये मेल नहीं खाता है कि वो अपने आप को प्रो मुस्लिम दिखाए, वो मुसलमानों के लिए हित में काम करने वाला दिखाए, क्योंकि उसका वोट बैंक और उसकी आइडियोलॉजी इसकी परमिशन, इसकी इजाजत नहीं देती। उसका एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर चिंतित है कि दरअसल पिछले 10 सालों से जिस बीजेपी सरकार को और जिन प्रधानमंत्री के तौर पर जिन नरेंद्र मोदी को इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी बार बार वोट देकर सदन में भेज रही है, उसका मकसद तो यह है कि इस देश के जो अल्पसंख्यक तबके में मुसलमान हैं वो पिछड़ जाएं, वो इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक बने, मुसलमानों पर तमाम तरह की पाबंदियां लग जाएं। कुछ एक लोग तो आर्थिक बहिष्कार तक की बातें कर रहे हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री के समर्थक हैं। कुछ संगठन तो मुसलमानों के नरसंहार के लिए हथियार बांटते हुए भी नजर आए, लेकिन वो प्रधानमंत्री के समर्थक हैं। कुछ एक संगठन तो मुसलमानों से वोटिंग राइट्स छीन लेने की बात करते नजर आए, लेकिन ये संगठन भी प्रधानमंत्री के समर्थक ग्रुप में से। अब प्रधानमंत्री ने वक्त को लेकर अपनी बड़ाई करने की बात मंच के जरिए रखी और हरियाणा, जहां मुसलमानों की आबादी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी विशाल नहीं है कि वोट बैंक के लिहाज से वो प्रभावित कर सके, लेकिन मैसेजिंग के लिहाज से प्रधानमंत्री का वहां से बोलना ये बता रहा था कि मुसलमानों को पंचर से जोड़कर उनके कारोबार और पंचर का काम करने वाले लोगों को किस दृष्टि से इस देश की सरकार देखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश की वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवान पंचर नहीं बना रहे होते। अब किसने प्रधानमंत्री को यह बताया कि सारे के सारे देश में पंचर बनाने वाले मुसलमान हैं और सारे के सारे नौजवान हैं? किसी ने प्रधानमंत्री को इस देश के एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, एमबीबीएस के कोर्सेज, बीटेक, एमटेक और अलग अलग तरह के प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले मुसलमान नौजवानों से शायद मुलाकात नहीं करवाई। अब इसमें तो बीजेपी के संगठन का दोष हुआ, उन मुस्लिम चेहरों का दोष हुआ जो अपने आप को बीजेपी का बड़े नेता मानते हैं, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री तक उन मुसलमान नौजवानों को पहुंचा नहीं पाए जो पंचर नहीं बनाते हैं, बल्कि इस देश में एआई से लेकर तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर कामकाज भी कर रहे हैं और अपने रोजगार को भी खड़ा कर रहे हैं, दूसरों को नौकरी भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को नुकसान हुआ है पिछली सरकारों में वक्फ पे सही ढंग से काम ना होने की वजह से। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर गरीबों के साथ जो लूट हुई है वो अब बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर अब विपक्ष का हमला हुआ। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुझे तो हैरत है कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दी है, वो प्रधानमंत्री आज पंचर का मजाक उड़ा रहा है। युवाओं को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो पंचर बना सके या पकौड़े तल सके। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इस देश
का मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता, वह इस देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल अदा करता है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आसिम आजमी। इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बना रहा है, वो गरीब नहीं रहता। मेरा सवाल यह है कि मंदिर की जमीन दक्षिण भारत के 4 राज्यों में ही अकेले 10 लाख एकड़ है, 10 राज्य बाकी हैं। क्या इन जमीनों से आप अपने गरीब हिंदुओं की हालत में सुधार ला सकते हैं? क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? उनके लिए क्यों सरकार ये इतनी चिंतित नजर नहीं आती? कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के इस बयान पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये उनकी भाषा किसी ट्रोल की भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। क्योंकि आमतौर पर यह भाषा मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर आने वाले उन प्रवक्ताओं की होती है जिनके पास ज्ञान कम होता है, सिर्फ भाषण ज़्यादा होते हैं। एक और पत्रकार हैं रोहिणी सिंह, वो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि पंचर बनाना बेहतर है कि किसी मस्जिद के सामने किसी रैली या शोभा यात्रा में आप हुड़दंग करें, मस्जिद के सामने खड़े होकर डांस करें, वहां हथियार लहराएं, वहां झंडे लगाएं, वहां तोड़फोड़ करें। यह करने से तो बेहतर है कि आप पंचर बना लें। इस देश में आप एक तरफ तो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, दूसरी तरफ अगर कोई रोजगार अपनाता है, स्वरोजगार के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके रोजगार को आप हीन भावना से देखते हैं। तीसरी तरफ इस देश के मुसलमान के हितैषी बनने की कोशिश में सरकार वक्फ का कानून तो लेकर आती है, ये बताने के लिए कि अब मुसलमानों को बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी ये सरकार नहीं देती। कोई भी कहीं पर भी लिंचिंग करके चला जाता है और फिर लिंचिंग करने वालों का संबंध सीधे तौर पर अगर बीजेपी के साथ जुड़ जाए तो फिर पुलिस तो क्या, मामला सबूतों की बिना पर खत्म हो जाता है, क्योंकि सबूत इकट्ठा हो नहीं पाते। और फिर सरकार कहती है कि आप पंचर मत बनाइए। एक तरफ तो बुलडोजर के डर से डर दिखाकर आप दुकानों को खाली करवा दें। अगर मुसलमान रोजगार के लिए उत्तराखंड या हिमाचल जैसे राज्यों में चला जाए तो वहां दुकानें रातों रात खाली करवा दी जाएं, उसमें तोड़फोड़ कर दी जाए। मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा इस देश में बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के जरिए होने लगे, धर्म संसद के जरिए होने लगे, और प्रधानमंत्री खामोश रहें और प्रधानमंत्री बोलें तो ये बोलें कि पंचर बना रहा है मुसलमान, क्योंकि वक्फ का कानून नहीं था। जो था, जो आप कर सकते थे, आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर लेते तो इस देश का मुसलमान अमन और चैन के साथ दो वक्त की रोटी खा लेता, कमा लेता। लेकिन आपका मकसद क्या है, इस पर एक राजनीतिक बहस जरूर छिड़ गई।